हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का लेसन 1 रसायन विज्ञान में आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो एक्सरसाइज में जो भी चीज़ें हैं जो थ्योरी टाइप का होगा उसको हम बता देंगे। पहले एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं तो उसको बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, कुछ ज़रूरी होगा तो उसको ज़रूर लिखेंगे। बाकी जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ देंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसका आंसर भी दे देंगे, फिर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी फोल्डर केवल पढ़ाया जाएगा। लेसन 1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। जैसे इसको मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से पहले इसे साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैग्नीशियम बहुत उत्तर है इसका। मैग्नीशियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण यह ऑक्सीजन और नमी O2 और H2O की उपस्थिति से क्रिया करके इसके ऊपर एक अक्रिय परत जमा देती, एक अक्रिय परत बना लेती है। यही कारण है कि मैग्नीशियम के फीते को बालू, जो लोहे पर से जंग हटाने के लिए जो बालू वाला पेपर आता है ना, उसको रगड़ रगड़ के उसका पेपर गेट साफ किया जाता है। तो उसी से बालू, मैंने उसको सैंड पेपर कहते हैं इंग्लिश में, या हम लोग हिंदी में बालू पेपर कह सकते हैं। तो उससे इस मैग्नीशियम के फीते को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए ये पहला प्रश्न का उत्तर है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखें। जो अभी नीचे हम लिखेंगे उसी का संतुलित समीकरण लिखना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरोमार हाइड्रोजन। किताब से थोड़ा देख लीजिएगा, किताब से देख लें आप लोग। हाइड्रोजन क्लोराइड सबसे पहले तो इसको अणु सूत्र के रूप में लिखना पड़ेगा। ये तो हिंदी नेम है। हाइड्रोजन को H लिख देंगे। देखिए अभी कुछ सुधार करेंगे, ध्यान समझें। हाइड्रोजन याद रहे। अब आपको देखना होगा ठोस, द्रव, गैस। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि यह गैस है, द्रव है या ठोस है। तो हाइड्रोजन गैस है। गैस यदि अकेले रहता है तो द्विपरमाणु कणु के रूप में लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में बताए होंगे। क्लोरीन यहाँ पे है तो Cl2 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन संतुलित नहीं कर रहा है अभी, तो बस इसे अणु सूत्र के रूप में लिख रहे हैं, बैलेंस करेंगे बाद में। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन का H, देखिए इसको रफ में आप कर लेना। रफ में पहले रफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H होता है, क्लोराइड है Cl होता है। अब संयोजकता बताओ। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है। 1 से 1 कट जाएगा, HCl हो जाएगा। क्लियर है, समझे। अभी यह हमने बस ये हिंदी में अभिक्रिया थी, इसको हमने उसका अणु सूत्र के रूप में लिखा। अब हम बैलेंस करेंगे। ये वाला जो है रफ कार्य में हमने कर दिया। बैलेंस करो, पहले हाइड्रोजन को संतुलित करो, फिर ऑक्सीजन को करो। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं पिछले वीडियो में हम बताए थे। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख दें 2, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कभी भी नहीं लिख सकते हैं, आगे लिखा जाएगा। तो 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब Cl देख लो, 2 Cl यहाँ पे है, 2 Cl यहाँ पे है। तो आप जब इतना लिख दोगे तो इसको हम मिटा देते हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिख सकते हो संतुलित समीकरण।
तो लिख देंगे H2 प्लस Cl2 एरोमार 2HCl। यह तो अभी क्वेश्चन ही है, तो ये वाला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दूसरा, इसी में दूसरा बता रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, किताब में देख ले, थोड़ा अपना NCERT फोल्डर निकाल लीजिएगा। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और एरोमार दिया हुआ है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। अब चलिए इसका थोड़ा ये वाला ये बनाते हैं, ठीक है, और सूत्र के रूप में इसको लिखते हैं। बेरियम का प्रतीक रफ कार्य में आप इसको कर लो, पहले तो कोई हम रफ आपको दिखा देते हैं एक बार। रफ कार्य में बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम का प्रतीक Ba होता है, क्लोराइड का हो जाता है Cl। अब बेरियम की संयोजकता 2, क्लोरीन की संयोजकता 1, यह 1 यहाँ पे जाएगा और 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा BaCl2। तो यहाँ पे लिख दें BaCl2 प्लस, क्लियर। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम का हम प्रतीक लिखते हैं Al होता है, सबको पता है, और सल्फेट का क्या होता है SO4 होता है। दोनों की संयोजकताएं लिख लीजिए। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, सल्फेट की संयोजकता होती है 2। अब 2 कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो तिरछा इधर तिर्यक भेज देंगे। देखो यह Al2 हो जाएगा, Al2, ठीक है, यहाँ पे Al2 हो जाएगा ये वाला। अब ये 3 चौके 12 करोगे, नहीं, यहाँ पर 3 चौके 12 नहीं होगा, यहाँ पे होल थ्राइस हो जाएगा, क्लियर, देख लीजिएगा एक बार। Al2SO4 टेकन थ्राइस या होल थ्राइस हो गया एरोमार। अब आगे वैसे सेम लिखिए बेरियम सल्फेट। तो देखो बेरियम का प्रतीक क्या होता है Ba और सल्फेट का क्या होता है SO4, अलग अलग लिख दिए। संयोजकता होती है बेरियम की 2, यहाँ पर जिसे लिए हैं, सल्फेट की होती है 2, 2 1 कम में 2 कट गया, तो BaSO4 हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का होता है Al, क्लोराइड का होता है Cl। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, क्लोराइड का 1 होता है, या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे चला जाएगा, हो जाएगा AlCl3। तो कितना लिख देंगे AlCl3, क्लियर है। अब ये तो अभी मैंने क्वेश्चन ही हुआ। अब देखते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए देखिए, ऑक्सीजन देख लो थोड़ा सा, 3 चौके 12 है ना, ऑक्सीजन 3 चौके 12। अब कहीं ऑक्सीजन है इसमें नहीं है। यहाँ पे कितने हैं 4, तो भाई 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 3 से कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 से कर देते हैं, तो 3 चौके 12 ऑक्सीजन हो गए। अब चेक करो सब लोग सब बराबर है या कोई अलग अलग है। देखो बेरियम यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 ही ना बेरियम है। यहाँ पर बेरियम कितना है 3 हो गया। तो यहाँ पर 1 को 3 में कैसे बदलें, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेरियम हो जाएगा। तो बेरियम यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पर बेरियम ध्यान से समझ लीजिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संतुलित हो जाने के बाद आप किसी भी तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी तत्व को जो आपको लगे कि हमें यहाँ पर 4 रखना चाहिए तो 4 रख के उसको बैलेंस आप कर सकते हो, कोई भी मेथड सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये वाला हो गया 3। अब चेक कर लो, 3 बेरियम 3 बेरियम, 3 दूनी के 6 क्लोरीन है। तो यहाँ पर देखो 3 क्लोरीन है ना। तो 3 क्लोरीन है तो 3 को 6 में कैसे बदलेंगे, 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 3 6, देखो 2 3 6 भी हो गया। अब एल्युमिनियम देख लो, एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम क्या है 2 है। तो इस प्रकार से बैलेंस हो गया संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे ऐसे लिख के संतुलित
संतुलित समीकरण लिखकर और यही वाला जो रिएक्शन है उतार लीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये वाला, ठीक है। वो तो प्रश्न था, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। देखो 3BaCl2 प्लस, इसको मिटा दीजिए, Al2SO4 टेकन थ्राइस, चाहे होल थ्राइस एरोमार, ये 3BaSO4 प्लस ये हो जाएगा 2AlCl3। क्लियर है, आप चेक कर सकते हो, सब बैलेंस है। तो ये करने के तरीके हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर गैस रहेगा तभी द्विपरमाणुक होगा। कहीं सोडियम आ गया तो द्विपरमाणुक लिखेंगे नहीं, सोडियम रहेगा तो द्विपरमाणुक नहीं लिखेंगे। ऐसे ही नीचे एक दिया है, इसमें सोडियम प्लस जल, सोडियम का जल से क्रिया कराया है और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकला है। तो देखिए इसको कर देते हैं, ध्यान समझ लीजिएगा, कुछ छोड़ देंगे, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। कह रहा है कि सोडियम का प्रतीक Na होता है प्लस जल का सूत्र सभी लोगों को पता है H2 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम का Na, OH का OH होता है, बटा में 1 करके इसकी संयोजकता होती है, रफ कार्य में कर लीजिएगा, NaOH हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन। अब मैं चेक करो कौन गैस है, तो गैस को लिखना पड़ेगा ना, अकेले रहेगा तो द्विपरमाणुक के रूप में रहेगा। पता है सोडियम धातु है या गैस है, ठोस है या द्रव है या गैस है, तो ठोस है, छोड़ दीजिए ऐसे ही। ये हाइड्रोजन गैस है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, बाकी बैलेंस आप लोग स्वयं कर लें, ठीक है। बैलेंस करेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा तीसरा क्वेश्चन NCERT फोल्डर की किताब थोड़ा निकाल लें आगे तो अच्छा रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एकदम सेम जो दूसरा प्रश्न बताया ना, एकदम उसी टाइप का है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला दिया हम लिख रहे हैं, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, ठीक है। देखिए कौन कौन, जल में बेरियम क्लोराइड, तो हिंदी में पहले लिख देते हैं कौन कौन अभिकारक कौन कौन लिए हैं, उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को जब आप मिलाए हो सोडियम सल्फेट के साथ, तो कह रहा है कि अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड क्या बना है, सोडियम क्लोराइड प्लस बना है बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम सल्फेट, ध्यान से सुनो। तो कह रहा है एकदम सिंपल पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में इसमें अंतर ये है कि पहले प्रश्न में अभिकारक दे दिया था, उत्पाद दे दिया था। इस प्रश्न में क्या है, अभिक्रिया कैसे हो रही है उसको दिया है, उसको हमने दूसरे प्रश्न के रूप में लिखा। अब इसको हम संकेतों के रूप में लिखेंगे। तो चलिए रफ कार्य कर लीजिएगा। और रफ कार्य में बेरियम का प्रतीक होता है Ba, Cl का होता है Cl, मान क्लोराइड का होता है Cl, बेरियम का 2 तिर्यक कर दीजिए, या यहाँ पर चला, यहाँ पे हो जाएगा BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na/1 SO4/2, तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Na2SO4 और फिर सोडियम क्लोराइड Na/Cl 1 कट जाएगा तो हो जाएगा NaCl प्लस बेरियम सल्फेट Ba/2 SO4/2, 2 1 में 2 हो जाएगा BaSO4। तो यहाँ पर लिख दीजिए BaSO4। पहले का उत्तर हो गया संकेत के रूप में। अब हम इसे संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो देखिएगा संतुलित समीकरण। तो कहाँ पर क्या करना है देखो, तो ध्यान समझिए, इसको एक बार उतार लेते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो मार्क NaCl प्लस
BaSO4। चेक करिए, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन 4 थे, ऑक्सीजन 4 थे, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन है ही नहीं तो छोड़ देते हैं हाइड्रोजन को। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर बेरियम को देख लो, बेरियम 1 है, बेरियम यहाँ पर भी 1 है। Cl देख लीजिए, Cl 2 है, यहाँ पर 1 है। तो अब भाई बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से 2 का गुणा कर दें, 2 को Cl हो गया। अब चेक करो, 2 Cl यहाँ पे हो गए, 2 Cl यहाँ पे हो गए। सोडियम कितने हैं? 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। क्लियर है? अब आप चेक कर सकते हो यह संतुलित, यह समीकरण क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो ऐसे ही ये होगा। तो दूसरा प्रश्न सेम ऐसे ही है। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करना है। डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एरो मार्क में बाद में क्या बना है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, लिखा है उसमें किताब प्रश्न में, सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। मतलब क्या सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल की प्राप्ति होती है। तो इसका फार्मूला आप रफ कार्य में करिएगा तो हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन और क्लोराइड मिल के हाइड्रोक्लोरिक बना है, तो हाइड्रोजन का 1 हो जाता है, Cl का भी 1 से 1 कट जाएगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा NaCl और जल का हो जाएगा H2O। ये तो रहा संकेत। अब इसको भाई बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बैलेंस कर लो। देखो पहले ऑक्सीजन कर लो, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब चलते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन 1 2, तो यहाँ पर भी 2 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। इसका मतलब यह संतुलित समीकरण भी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी पदार्थ X के लिए विलयन का उपयोग सफेदी करने में, सफेदी कह रहा है। कोई पदार्थ ले लीजिए, पदार्थ जो है, पदार्थ X होना चाहिए और इसका विलयन कैसे बनता है? पानी में मिला के ना, तो विलयन में इसको पानी में मिलाएंगे तो सफेदी करने के लायक बनना चाहिए। तो बताओ पानी में क्या मिलाते हैं? तो सफेदी मतलब घर का पोतैया। तो घर पोतना जो होता है, सफेदी जिसे चूना उना करते हैं, तो भाई चूना ही तो मिलाते हैं, सफ़ेद चूना। तो हम लोग सफ़ेद चूना सफ़ेद ही होता है। देखिए साल में करेंगे पहले उत्तर। पदार्थ का नाम जो है, पदार्थ का नाम X का नाम क्या होगा? सूखा चूना होगा, सूखा चूना। और इसका और सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। यही तो मिलाया जाता है पानी में। अब दूसरा क्या कर रहा है, रासायनिक समीकरण दे दीजिए। सूखा चूना को हम किस में डालते हैं? बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में पानी लेते हैं, फिर इसको डालते हैं, तो पानी H2O। सूखा चूना प्लस जल को मिलाएंगे तो देखो ध्यान से समझ लेना, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यही बन जाता है, माने यह पानी इसी में आ जाता है, तो यह बूझा चूना हो गया। इसको लिख सकते हैं आप सूखा चूना प्लस ये जल है, ये वाला है बूझा चूना, ठीक है। ये इसी से सफ़ेदी किया जाता है। तो इसका प्रश्न इतने हैं, इसका आंसर इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। देखिए थोड़ा समझा देते हैं। यह मान लीजिए परखनली है और परखनली में
हमने जल रखा हुआ है, H2O रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें हम विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत अपघटन का मतलब इसको आप एनोड से जोड़ दो, एक में 2 राड डाल दो और एक को आप एनोड से जोड़ दो और एक राड को किससे जोड़ दो, कैथोड से जोड़ दो, ठीक है, बैटरी से। तो कैथोड से एनोड से जो करंट फ्लो करा दो, माने इसमें करंट प्रवाहित करा दो, तो क्या होगा, या H2O जो होगा, देखो भाई H2O जो होता है उसका मोलर अनुपात, इसका हल बता रहे हैं, हल में आंसर हो जाएगा। परखनली में जल जो होता है, जल का मोलर अनुपात वह होता है 2 संबंधे का। मोलर अनुपात का मतलब तत्व जिस रूप में भाग लिया रहता है, ठीक है। तो मोलर अनुपात 2 संबंधे क्या उतना हो जाता है, 1 का हो जाता है। तो जब विद्युत अपघटन होने के बाद वह H2 और O2 गैस में वियोजित होता है, H2 और O2 गैस में भाग टूट जाता है। इसका मतलब है H संबंधे O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2 संबंधे 1 का। मतलब क्या है, हाइड्रोजन 2 गुना ना है ऑक्सीजन से, तो इसका आंसर लिख देंगे कि जो गैस प्राप्त होगी वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, और परखनली में हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से कितना गुना, 2 गुना होगा। यही इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखो भाई 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा दिया। देखो देखिए ध्यान से, हम एक बर्तन ले लेते हैं, इसमें आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन ले लीजिए जो नीले रंग का होता है, ठीक है, नीला होता है CuSO4 × 5H2O। और इसमें आप लोहा डाल दीजिए, लोहा Fe डाल दीजिए, Fe का रॉड इसमें डाल दीजिए। तो कह रहा है जैसे डालेंगे तो इसका रंग जानते हैं, इसका रंग जो हो जाएगा वो पीले रंग का हो जाएगा। पूछ रहा है क्यों, लोहा नहीं था तो नीला था, अब लोहा आ गया तो पीला हो गया, तो क्यों। तो भाई देखो प्रोडक्ट अभिकारक कौन कौन भाग लिया है, Fe प्लस CuSO4, रिएक्शन करो, अभिकारक है ही। और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो ये बताइए कौन सा अभिक्रिया चल रहा है। अभिक्रिया का प्रकार में जाइए और देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापन अभिक्रिया है जब को अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से अभिक्रिया करता है तो उसे उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो Fe यहाँ पर चला जाएगा तो Cu यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखिए यह नीले रंग का विलयन था, अब किस रंग का विलयन प्राप्त हो गया, पीले रंग का विलयन प्राप्त हो गया। तो Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। तो ये जो है इसका रीजन है, तो इसका विस्थापन वाला जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे, ठीक है, रिएक्शन लिख के फिर लिख देंगे कि लोहा अधिक क्रियाशील है कॉपर से, और तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा और स्वयं उसके स्थान पर जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। यही कारण है कि विलयन का रंग नीला से क्या हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए समझ में ना आ रहा होगा तो थोड़ा धीरे मैंने कई बार इसको चला के वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसका उत्तर तो आप पिछले अभिक्रियाओं में भी देख सकते हो। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, यहाँ पर लिख रहा है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए द्विविस्थापन का अभिक्रिया BaCl2 प्लस Na2SO4 एरोमार। तो बताओ यह Ba जो है सोडियम को हटाएगा, सोडियम Ba के स्थान पर आ जाएगा, तो द्विविस्थापन हो रहा है। अभी जो पीछे अभी रिएक्शन हमने पढ़ा CuSO4, यह कौन सा विस्थापन हो रहा है, तो यह एकल विस्थापन हो रहा है, क्योंकि अकेले धातु है तो अकेले जा रहा है, तो एकल विस्थापन इसको कहते हैं। यहाँ पर दो है तो दो में से जा रहा विस्थापन हो रहा है, तो उसको द्विविस्थापन। तो हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो गया,
सोडियम 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका, देख लीजिए। और अगर चाहेंगे इसमें तो और भी हो जाएगा, देखिए जैसे AgNO3 प्लस NaBr तो हो जाएगा क्या, यहाँ से Ag यहाँ पर धातु को केवल हटाना है, प्लस वाले को, तो मैंने जो धनायन है उसको, प्लस नहीं, ये धनायन है ये भी धनायन है, तो Ag यहाँ पर चला जाएगा, सोडियम यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा NaNO3 प्लस AgBr। थोड़ा नाम जान लीजिएगा, बोल रहे हैं ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, इसके नीचे लिख देना है, इतना में इसका नाम लिख दीजिए सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे इन सब का नाम जो बोले हैं उसको जरूर लिखिएगा। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम एक वीडियो बनाए थे, ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानने की अभिक्रिया, पहचानना। देखो इसमें जो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचाने। इसमें से कौन उपचयित पदार्थ है, कौन अपचयित पदार्थ है, उसको पहचानना है। एक और बात समझिएगा, इसमें 3-4 वर्ड आते हैं, उन सबको लिख देते हैं ताकि आप क्लियर हो जाएं कि क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीकरण एक होता है, ऑक्सीकरण, फिर एक होता है अपचयन। बस हम नाम लिख के उसका क्लियरफाई कर रहे हैं कि कौन डिफरेंट टाइप का होता है, एक ही टाइप है ऑक्सीकरण। इसको हम लोग अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक और नाम है उपचयन। इसका नाम, इसका तो अपचयन ही होता है, तो इसको हम लोग उपचयन। अब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं उपचयित, उपचयित भी हो जाएगा, और जिस पदार्थ का होता है अपचयित हो जाएगा। हाँ, अब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होता है उस पदार्थ को अपचायक पदार्थ भी कहते हैं, अपचायक। और जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ भी कहते हैं। इस बात से पूरी तरह से कंफर्म हो लीजिएगा, शब्द आए तो घबराइएगा नहीं, ठीक ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, कहीं पे घबरा तो अब इसी में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो चले देखिए, इसको मिटा दें। ऑक्सीकरण, उपचयन, उपचयित, अपचायक पूछे तो ठीक है, ऐसे रिडक्शन, अपचयन, अपचायित, ऑक्सीकारक पूछे तो सेम। अब देखिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जब ये पूछ रहा है कि किस पदार्थ का हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। इसमें तो बताया जा सकता है, लेकिन थोड़ा रिएक्शन ज़्यादा आ जाएंगे तो उसमें दिक्कत होती है। ताकि हम बताते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग सोडियम का निकाल लेते हैं, सबका ऑक्सीडेशन संख्या निकालने को बताए थे, निकाल लीजिए, खुद बता देगा। सोडियम अकेले है, हम बताए थे, एकल परमाणु रहेगा, एकल परमाणु का ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है, और द्विपरमाणु का ऑक्सीडेशन संख्या भी 0 ही होती है। तो बताइएगा, अकेले है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 ऊपर लिख दीजिए।
द्विपरमाणु कणु अकेले है तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाती है। यहाँ पे सोडियम का निकाल लीजिए, तो जिसका निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 से कोई लेना देना नहीं होता है। प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है। पिछली वीडियो में हम चार्ट बनवाए होंगे इसका, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसको हल कर लीजिए, 2x - 2 = 0, 2x बराबर +2, 2 1 कम में 2, x बराबर +1, यहाँ पे +1 हो गया, ये -2 हो गया। अब चलिए हम लोग, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा घटा। देखिए सोडियम का सोडियम से तुलना करो, बताइए बालक, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, अब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी न है, 0 से 1 + 1 हो गया, तो जब +1 हो गया बढ़ी है तो वो होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण की घटना हुई है सोडियम के साथ, तो ऑक्सीकरण हुआ है। तो अभी उस ऑक्सीकरण वाले चार्ट में देखिए क्या क्या आया था। ऑक्सीकरण में आया था उपचयन, उपचयित, अपचायक, ठीक है। तो इतना चीज, इसके नीचे अगर कोई पूछे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बात एक ही है सब। सोडियम का उपचयन, पर्यायवाची है सब, इसी का नाम उपचयन हो रहा है। यहाँ पे सोडियम उपचयित पदार्थ है, सोडियम उपचयित पदार्थ है, ठीक है, उपचयित पदार्थ है। और यहाँ पे ऑक्सीकार, यहाँ पे अपचायक है, सोडियम क्या है? अपचायक है। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन का लेके चलते हैं आप लोग बाल को ऑक्सीजन के पास, बताइएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर 0 है, अब -2 हो गया, तो बढ़ा है कि घटा है? 0 बड़ी होती है कि -2 बड़ा होता है? 0, ठीक है। माइनस में जितना संख्या अधिक होगी वो उतना छोटा होता है, तो यह 0 बड़ा है, यह घट, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? आंसर में लिखिएगा, हम बस इसे लिख दे रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वो अपचयित पदार्थ है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ऑक्सीकारक पदार्थ है, यहाँ पे ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो इतने का प्रश्न का जवाब आपको आसानी से मिलता है इसमें। तो ऑक्सीकरण संख्या यदि निकालने आती है आपको, तो इस प्रश्नों में कुछ रखा नहीं है। अगर नहीं आता है, जो बालक याद करके जाएगा, तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी पहचानने में। अभी तो अकेले ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन निकलेगा तो अपचयन हो रहा है, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन जब 3-4 आ जाएगा ना उसमें, तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसका प्रश्न का दूसरा प्रश्न आप स्वयं कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न देखिए बच्चों, ये जो था, अभी जो हमने 8 प्रश्न बताए हैं, ये था एनसीईआरटी बुक जो पढ़ेंगे आप, तो उसके अंदर प्रश्न दिए रहते हैं, ठीक है, बॉक्स टाइप के। तो उसमें का प्रश्न का उत्तर था ये, तो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो उनको भी जानना जरूरी होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी फोल्डर का जो पीछे जो होता है, पीछे भाग में एनसीईआरटी फोल्डर का, उसमें के जो प्रश्नों का उत्तर है उसको देखते हैं। तो एनसीईआरटी फोल्डर का जो लास्ट अंत प्रश्नावली का जो है उसको हम देखेंगे प्रश्न में। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सत्य और असत्य है? लिखा है सत्य, सत्य, असत्य, सत्य असत्य छाटते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं आपको PbO प्लस सी एरो मार्क Pb+CO2। अब इसमें देखिए, इसमें दिया है ऑप्शन के रूप में दिया है क्या? सीसा। अब देखिए, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्शन करेगा, लेड सीसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो होगा क्या? कह रहा है सवाल में
कि शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, माने अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, कुल में झंझट नहीं पड़ना, ऑक्सीडेशन संख्या निकाल लो। तो हम लेड का यहाँ पर निकालते हैं। देखिए एक्स मान लीजिए प्लस ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर धनायन ऋणायन नहीं है। तो एक्स इज इक्वल टू उधर भेजेंगे तो 2 + 2 हो गया, इसका -2 हो गया। कार्बन अकेले है तो अकेले तत्व तो द्विपरमाणु के रूप में रहता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। लेड अकेले है तो यह 0 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की निकाल लीजिए। देखिए x + -2 × 2 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, यहाँ पे +4 लिख दीजिए। ये तो -2 होता ही है। चलो आगे देखो, तो लेड और कार्बन में देखना है, लेड की तुलना लेड से कर दो, बताइएगा। +2 है, घटा है कि बढ़ा है? घटा है तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है, यानी यह अपचयित पदार्थ न है लेड, तो यह अपचयित हो रहा है लेड का। यहाँ पे लेड ऑक्साइड का नहीं, लेड का पदार्थ अपचयित होता है, उपचयित होता है, कोई यौगिक नहीं होता है। यहाँ पर देखो ये कार्बन का आप चेक करो, तो कार्बन का देख लो भाई, 0 से बढ़ के 4 हो गया, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन। ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, या इसी को कहते हैं उपचयन, उपचयन। फिर इसी को और भी कह सकते हैं उपचयित। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन का उपचय, कार्बन उपचयित हो रहा है, और लेड पीबी जो है वह अपचयित हो रहा है। अगर प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए, कोई पूछ दे आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या यहाँ पे उपचयित नहीं हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इधर से अगर कोई इधर आना चाहेगा तो उस बालक से एक ही रिक्वेस्ट है कि यौगिक नहीं होता है उपचयित अपचयित, उसमें का जो तत्व होता है वो होता है उपचयित और अपचयित। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड अपचयित हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो है पहला और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, अब देखते हैं अब आगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी फोल्डर का है, अंत के प्रश्नावली का है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया कराए हैं, तो फेरिक एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आपको प्राप्त हुआ है लोहा Fe। कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, विस्थापन है, एकल विस्थापन है, द्विविस्थापन है, अपघटन है, अपघटन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपचयित अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑब्जेक्शन मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो दिया हुआ है ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया। ये देखो संयोजन अभिक्रिया तो है ही नहीं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहते हैं लेकिन केवल एक उत्पाद रहता है, तो उसे संयोजन कहते हैं। एक उत्पाद है नहीं, 2 या 2 से अधिक, तो संयोजन तो है नहीं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है ये। देखो यहाँ पे अकेले तत्व है ना, तो अकेले तत्व यहाँ पे तो कंपाउंड है, मैंने यौगिक के रूप में यहाँ पे अकेले धातु है। जब धातु क्रिया करता है यौगिक से तो एकल विस्थापन होता है, न कि द्विविस्थापन होता है। तो यहाँ पे देख लो, यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया है क्या? वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक रहता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद रहते हैं। ये इधर उत्पाद है और उधर अभिकारक है। ठीक है, तो यह वियोजन भी नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, एकल विस्थापन या विस्थापन एक ही बात होती है। द्विविस्थापन कह देगा तो अलग बात हो जाएगी। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, यह विस्थापन कहिए चाहे उसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया कह लीजिए।
एकल विस्थापन अभिक्रिया कह दीजिए। ठीक है, तो यह एकल विस्थापन, एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, सोडियम लोहे को हटा दिया है और यहाँ से देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम आ गया है। तो बस ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसमें हम अगले वीडियो में अगर कमेंट आपका आएगा कि सर हमें इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आती है, तो हम अगले वीडियो में ज़रूर उसको शामिल करेंगे, आपके प्रश्नों को, और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर हमें इस बारे में और थोड़ा बढ़िया से बताएंगे, तो हम बताएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।